वेलकम बैक बच्चों, आरएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है 12th क्लास के फर्स्ट बुक को पूरा कंप्लीट कराया था। जो आपका जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है उसके पूरे कंप्लीट वीडियो वन शॉट में मैंने अपलोड की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की, जो आपके पिछले 10 साल में पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी। आज बारी है दूसरे बुक की, है ना। आज दूसरा बुक कंप्लीट करेंगे। इस वाले वीडियो में, वन शॉट के वीडियो में आपको प्रीवियस 10 ईयर के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो आपका चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ चीजें और है बच्चों, एक साथ और छोटा सा, कि जनसंख्या वितरण वाला चैप्टर, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है, वो मैंने पिछले बार वीडियो में भी करवाया था। सेम वही पॉइंट्स है, इसलिए मैंने उसको दोबारा नहीं लिखा है। क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पे कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे मैंने। इसमें सबसे पहला आता है कि समाज के समक्ष किशोर की प्रमुख चुनौतियां क्या है। ये जो किशोर की प्रमुख चुनौतियां हैं कई बार आई है, और बातें आप लोग की है, इसलिए जो है कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आप लोग की ही बात की जा रही है कि भाई किशोर के समक्ष जो है समाज की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि निरक्षरता। आप देखते हो कि किशोरों में निरक्षरता लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो निरक्षरता है वो मतलब कि भाई पढ़ लिख नहीं पा रहे, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो नहीं शिक्षित हो पाती, जिसकी वजह से परिवार के विकास में उनका कोई खास योगदान नहीं होता। इसके साथ साथ औषधीय दुरुपयोग हम देखते हैं कि भाई किशोर जो है स्पेशली शहरों में भी, और युवाओं में स्पेशली जो लड़के हैं उनमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है कि वो नशीले पदार्थ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और वो क्या करते हैं, नशीले पदार्थ जैसे धूम्रपान या मदिरा पान जैसी जो है असंगतियों में पड़ जाते हैं, और इसकी वजह से ये समाज में क्या बन जाते हैं, समाज में एक तरह से जो है अभिशाप बन जाते हैं और परिवेश को बिगाड़ने का काम करते हैं। ये भी युवाओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा निम्न विवाह दर जो है, या निम्न जो है आयु में विवाह कर देना, कम आयु में विवाह कर देना, ये भी एक बड़ी समस्या है। गांव के जो किशोर होते हैं, किशोरियां होते हैं, उनको ज्यादातर कम आयु में विवाह कर दिया जाता है, जिसकी वजह से खासकर जो जो बच्चियां हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मातृ दर जो है वो उच्च हो जाता है, मातृ मृत्यु दर जो है वो उच्च हो जाता है, और इससे लिंग अनुपात पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आता है कि भाई मार्गदर्शन की कमी होती है युवाओं में, उन्हें बताने वाला कि भाई उनके शारीरिक बदलाव के बारे में, मानसिक बदलाव के बारे में, जैसे महिलाओं में जो पीरियड्स वगैरह जो है उनके बारे में बताने वाले जो है बहुत कम होते हैं। कई बार जो है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, कई बार उनकी जो गाइडेंस जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। इसके अलावा भी कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे HIV है, एड्स है। इसके अलावा जो है कई सारी और भी चीजें हैं जिसकी लत लगती है उन्हें। ठीक है, तो ये सारी भी क्या है, युवाओं के समक्ष चुनौतियां। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए बच्चों, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, और इसका भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर में जो है 4 प्रवृत्तियां दिखाई देती है, उसके बारे में बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर होता क्या है। तो कह रहे किसी क्षेत्र में विशेष समय अवधि के दौरान जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है, और जब हम इसको परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि दर। जो वृद्धि दर है ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ऋणात्मक ही हो या धनात्मक ही, दोनों हो सकता है। भारत में इसकी 4 प्रवृत्तियां देखने को मिलती है आपको। पहली प्रवृत्ति रही है वो 1921 से पहले की रही है, जिसको स्थिर वृद्धि दर और जो है स्थिर वृद्धि दर के रूप में देखा जाता है। 1901 से लेकर 1921 के बीच में जो है ज्यादातर जो वृद्धि दर रही स्थिर रही, और जो है स्पेशली अगर हम 1911 से 21 को देखें तो यहाँ पे ऋणात्मक, पहली बार जो है ऋणात्मक वृद्धि दर जो है दर्ज किया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, तो इस समय जो है सुविधाएं नहीं थी, चिकित्सा नहीं था, जिसकी वजह से शिक्षा जो है बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी और जन्म दर भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, अगला आते हैं निरंतर वृद्धि दर की अवधि जो है, इसमें देखते हैं 1921 से 51 के बीच में जो है निरंतर वृद्धि दर देखने को मिलता है आपको। इसमें जन्म दर भी अधिक था और जन्म दर अधिक था, मृत्यु दर कम था। ये जो जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम है, इसमें थोड़ा बहुत जो है सुधार की बात की जाती है। तीसरी अवस्था जो आती है आपकी वो, अच्छा यहाँ पे एक चीज और रह गया कि यहाँ पे जो है शिक्षा का स्तर धीरे धीरे सुधर रहा है, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी बेहतर हो रही है, इसकी वजह से जो है मृत्यु दर थोड़ा जो है कंट्रोल में आया है। अगला आता है तीव्र वृद्धि की अवधि। तीव्र वृद्धि की अवधि जो है वो 1951 से 81 के बीच में देखा गया है, और ये वो अवधि है जिस समय जो है जनसंख्या जो है काफी ज्यादा जो है तेजी से बढ़ी थी। इसका सबसे बड़ा कारण जन्म दर जो है उच्च था, और मृत्यु दर को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। कई सारी बीमारियों का क्योर कर लिया गया था, कई सारी चीजें बेहतर कर ली गई थी, शिक्षा बेहतर कर लिया गया था, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलेगा। उतनी बेहतर शिक्षा नहीं है, इसकी वजह से क्या है कि जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, मृत्यु बहुत कम हो रहा है, क्योंकि मृत्यु के लिए मैंने बताया आपको कि कई सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है जिससे जान बचाई जा रही है, जीवन प्रत्याशा थोड़ी लंबी हो रही है। तो यहाँ पे आपको भारत में क्या देखने को मिल सकता है, जनसंख्या विस्फोट देखने को मिल सकता है। लास्ट अवस्था है घटती वृद्धि दर जो है, इसकी बात करते हैं
कि वृद्धि दर जो है आज भी मौजूद है, भारत में वृद्धि दर आज भी हो रही है, लेकिन ये घटती हुई वृद्धि दर है, यानी जितनी तेजी से पहले वृद्धि दर आपने नोट किया था उतनी तेज वृद्धि दर नहीं है। अब जो है शिक्षा बेहतर है, स्वास्थ्य बेहतर है, और लोग जो है फैमिली प्लानिंग जैसी चीजों को ध्यान देते हैं। कई सारी पॉलिसी जो है वो लाई गई है, वन चाइल्ड पॉलिसी हो गया या फिर 2 बच्चों की पॉलिसी हो गई, ये सारी चीजें जो मिलकर जो है क्या करते हैं, जन्म दर है उसमें भी सुधार कर रहे हैं, वो भी घटी है, मृत्यु दर तो घटी ही है। साथ में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो बढ़ी है, जिसकी वजह से जो है जो वृद्धि दर है वो है, अभी भी है, लेकिन ये घटती हुई वृद्धि दर है। यही 4 अवस्थाएं हैं, 4 प्रवृत्तियां हैं भारतीय जनसंख्या की। अगला आता है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में लिखे हैं मैंने, 2-3 क्वेश्चन है शॉर्ट में है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आर्थिक स्तर पर जो है भारतीय जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला आता है मुख्य श्रमिक। मुख्य श्रमिक वो श्रमिक जिसे 183 डेज या उससे अधिक जो है रोजगार प्राप्त होते हैं, ये मुख्य श्रमिक होते हैं। दूसरा आता है आपका जनसंख्या को श्रीमांत श्रमिक में बांटा जाता है, जिनको 183 डेज से भी कम के रोजगार मिलते हैं। और तीसरा आता है अश्रमिक, जिसे 183 से कम या फिर रोजगार ही प्राप्त नहीं होते, जो बेरोजगारों की श्रेणी में आता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। अगला देखते हैं, भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय युवा जो है नीति को अपनाई गई, इससे क्या उद्देश्य थे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इस समस्या के साथ जो है ना ये पूछ लिया जाता है कि ये युवा के समक्ष क्या समस्याएं हैं और इसको सुधार के लिए जो है क्या किया गया है। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को मर्ज कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं इसको। भारतीय जो राष्ट्रीय युवा नीति है वो 2003 में शुरू की गई। सरकार का क्या उद्देश्य था कि युवाओं का चहुमुखी विकास किया जाए, उनके उनके बेहतर मार्गदर्शन किया जाए, उनको गाइडेंस बेहतर दी जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो उत्तरदायी नागरिक बने, जिम्मेदार नागरिक बने, और साथ में जो है उनके अंदर देशभक्ति की भावनाएं उत्पन्न हो। तो ये जो रहा आपका राष्ट्रीय युवा नीति। लास्ट क्वेश्चन आता है, पुरुष श्रमिकों की संख्या जो है भारत में किसी भी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है, जबकि महिलाओं श्रमिक जो है उसकी संख्या कम है। इसके पीछे क्या कारण है, तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। सबसे पहले कि भाई सम्मिलित परिवार व्यवस्था है, यानी कि फैमिली जो है वो एक साथ रहती है, जिसमें महिलाओं को काम जो है बाहर, घर में तो काम करती है लेकिन बाहर काम करने की जो है परमिशन बहुत कम दी जाती है। इसके अलावा निम्न शिक्षा दर है, यानी महिलाएं उच्च शिक्षा स्तर तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से ये आपको कई सेक्टर में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा सीमित अवसर प्राप्त होते हैं महिलाओं को अधिक अवसर नहीं दिए जाते हैं, इसकी वजह से भी इनका योगदान जो है, इनकी भूमिका जो है कम हो जाती है। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारी ज्यादा सौंप दी जाती है, बच्चे पालना, उसका देखभाल करना, परिवार संभालना, खाना बनाना और भी कई सारी जो चीजें हैं वो इनके ऊपर ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जिम्मेदारियों में दब जाते हैं, बाकी चीज देश के विकास में उतना योगदान नहीं दे पाते। इसके अलावा आता है सामाजिक सुरक्षा की कमी होती है, जिस कारण से महिलाएं दूर तक या अन्य देशों में या अन्य क्षेत्रों में जाके, शहरों में जाके अकेले जो है वो रहती कम है, या फिर उनके जो है कम काम करने के अवसर होते हैं जहाँ पे वो क्या कर सके, सामाजिक सुरक्षा की कमी की वजह से वो नहीं जा पाती हैं। इसके अलावा रूढ़िवादी मानसिकता आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, जो महिलाओं को बाहर जाने से, महिलाओं को अपना योगदान देने से, पोटेंशियल दिखाने से रोकती है। और सबसे सिंपल और सबसे लास्ट पॉइंट है आपका स्वीकार्यता, यानी कि भारतीय समाज की मानसिकता कुछ ऐसी बन गई है कि वो इस चीज को मान के बैठे हुए हैं कि जो महिलाएं हैं वो इन्हीं कामों के लिए हैं, घर के काम के लिए हैं, और उन्हें कोई ज्यादा इसमें हैरानी नहीं दिखती कि भाई महिलाएं जो है आगे नहीं पढ़ पा रही हैं। अभी भी लोगों की सोच ऐसी है कि महिलाओं को जो है क्या किया जाना चाहिए, एक एज के बाद विवाह कर देना चाहिए और दूसरे घर भेज देना चाहिए। चलिए बच्चों अगला चैप्टर देखते हैं। अबे रुक तो जाता, हट नहीं देता स्क्रीनशॉट के लिए। हाँ जी बच्चों, तो अगला चैप्टर है आपका मानव बस्तियां। इसके भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकार्य के आधार पर भारतीय नगरों को 6 प्रमुख भागों में बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय नगरों को जो है 6 भागों में, कई भागों में वैसे वर्गीकृत किया जाता है, मुख्य रूप से 6 भाग हो गए। सबसे पहला आता है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर वह नगर जहाँ पे जो है आपको प्रशासनिक मुख्यालय देखने को मिलता है, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, जैसे कि आपका चंडीगढ़ हो गया, पटना हो गया, या फिर कह लो कई सारे राज्यों की राजधानी हो गई, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है प्रशासनिक जो है मुख्यालय वगैरह होते हैं। दूसरा आता है औद्योगिक नगर, ऐसे नगर जहाँ पे उद्योग जो है विकसित हुए हैं। ठीक है, ऐसे नगर जहाँ पे उद्योग सबसे अधिक देखने को मिलता है, उद्योग जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य जो है करता है, जैसे कि मुंबई हो गया, जमशेदपुर हो गया, सेलम हो गया। ठीक है, अगला आता है आपका परिवहन नगर। परिवहन नगर कई बार इसको पत्तन नगर भी बोल दिया जाता है, पत्तन नगर, जिसमें ज्यादातर जो है पत्तन के रूप में आयात निर्यात जो है देखने को मिलता है, जैसे कांडला हो गया, कोची हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ऐसे नगरों को परिवहन नगर कहते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं खनन नगर, वह नगर जहां मुख्य रूप से जो है खनन के कार्य होते हैं, जैसे कि रानीगंज, झड़िया या डिगबोई जैसे नगर जो है जहाँ पे मुख्य रूप से किसका काम होता है, खनन का काम होता है। आगे देखते हैं बच्चों कि
अगला आता है आपका छावनी नगर, जिसको गैरीसिन नगर के नाम से भी जाना जाता है। गैरीसिन नगर यानी ऐसे नगर जहाँ पे सैनिक छावनी देखने को मिलता है, ऐसे नगरों को गैरीसिन नगर कहते हैं, जिसमें अंबाला और मेरठ का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगला आता है आपका बच्चों धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, ऐसे नगर जो प्राचीन काल से ही बसे हुए हैं, जिसमें जो है धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से जो है काफी महत्वपूर्ण रह जाते हैं। ऐसे जैसे कि वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, अजमेर हो गया, इसके अलावा जो है आपका और भी कई सारे नगर हो गए, उज्जैन हो गए, ये सारे के सारे जो है क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, जो है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नगरों के उनके विकास के आधार पर जो है कौन कौन से भागों में बांटे जाते हैं। तो ये 3 प्राचीन नगर हो जाते हैं, जिसमें जो है प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। प्राचीन नगर यानी बहुत पहले के टाइम पे बसे हुए नगर है, जैसे वाराणसी का नाम ले सकते हो या उज्जैन का नाम जैसे मैंने लिया था। ठीक है, मध्यकालीन नगर ऐसे नगर जो बाद में बसे, जिसमें से जो है आप दिल्ली का भी नाम ले सकते हो वैसे। ठीक है, और आधुनिक नगर जो बाद में जो है बसाए गए या अंग्रेजों के समय बसाए गए, ऐसे नगरों को आधुनिक नगर कहा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कई बार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है जो भारतीयों द्वारा जो है भारतीय प्रशासन द्वारा जो नगर बसाए गए, ये जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के नगर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि भारत में पाई जाने वाली जो बस्तियां है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आया हुआ है कि भारत में जो पाई जाने वाली बस्तियां, स्पेशली ग्रामीण बस्तियां जो है उसको किस आधार पर बांटते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है भाई गुच्छित बस्तियों का। ऐसी बस्तियां जिसमें घर बिल्कुल पास पास होते हैं और खेत खलियान जो साफ साफ नजर आता है। ठीक है, इसके आकार जो है आयताकार होते हैं, आर्य होते हैं, रेखीय होते हैं, उपजाऊ क्षेत्र होते हैं इसमें ज्यादातर। और ये जो है आपको यूपी बिहार वाले क्षेत्र में और भी कई सारे क्षेत्र में, आपको मैदानी क्षेत्र में आराम से आपको ये बस्तियां देखने को मिल जाएगी। अर्धगुच्छित, ये किसी बड़े गांव में जब मान लो कोई एक समाज का बड़ा वर्ग या कोई सा भी वर्ग जो है क्या है किसी दूर क्षेत्र में जो है उसी दूर क्षेत्र में बस जाए। ठीक है, तो ऐसे में जो है कैसा नगर का जन्म होता है, अर्धगुच्छित नगर का जन्म होता है। ठीक है, तीसरा आता है आपका पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियां जब मान लो कि भाई ये बड़ी बस्तियां हो लेकिन कई सारे भागों में बटा हुआ हो, कई सारे भागों में बटा हो, लेकिन नाम उनका एक ही हो, नाम उनका एक ही हो, तो ऐसी बस्तियों को क्या बोलते हैं, पल्ली बस्तियां बोलते हैं। इसके स्थानीय तौर पर कई अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाली, ऐसे जो है कई सारे नाम दिए जाते हैं। इसके अलावा एकांती बस्तियां, ऐसी बस्तियां जो बिल्कुल एकांत में, जंगलों में या पहाड़ों में पाए जाते हैं। ऐसी बस्तियों को जो है जिसमें घरों की संख्या बहुत कम होती है और ये एकांत में पाए जाते हैं, इसलिए एकांती बस्तियां कहते हैं। चलिए बच्चों अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अगला चैप्टर करते हैं। अगला चैप्टर है आपका भू संसाधन कृषि। भू संसाधन कृषि का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख ऋतुओं के फसल और उसका वर्गीकरण। अगर हम बात करें कृषि के प्रमुख फसलों की या प्रमुख ऋतुओं की, तो ये 3 होते हैं आपके, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, खरीफ फसल जो जून से सितंबर के बीच में बोया जाता है, और इसमें जो है प्रमुख फसलें होती हैं आपकी, जो है चावल है, बाजरा है, जूट है, कपास है, ज्वार है, अरहर है। ये स्पेशली दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसकी देन है, दक्षिण पश्चिम मानसून की देन है, और इसमें मुख्य रूप से ये सारी फसलें उगाई जाती है। इसे ग्रीष्म काल की जो है फसलें भी कहा जाता है। अगला आता है रबी फसल। रबी फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच में, इसमें मुख्य रूप से जौ, गेहूं, चना, सरसों, है ना, या ऐसी फसलें हैं जो उगाई जाती है। इसमें जो है स्पेशली जो रबी फसलें हैं, ये शीत ऋतु की फसलें जो है कही जाती है। तीसरा आता है जायद फसलें। जो आपके रबी फसल है, खरीफ फसल है, इन दोनों के बीच में जो कटाई के बाद जो बीच में जो समय की अवधि बचती है, उसमें जायद फसलें लगाई जाती है। इसको अल्पकालीन फसल भी बोलते हैं। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये जो है ये फसलें लगाई जाती है। ये हो गया आपका। अगला देखिए कृषि के प्रकार में, वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने इन वर्ड को डिफाइन करने के लिए जो है लिखा है। ठीक है, जैसे कि बंजर भूमि कौन सी होती है, तो वो भूमि जो कृषि अयोग्य है, जिसमें वन हो गए, उबाड़ खाबर जमीन हो गई, पहाड़ी भूमि हो गई, रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए, चारागाह वाले क्षेत्र हो गए, जो कृषि में यूज में नहीं आ रहे, ऐसे क्षेत्र जो है क्या कहलाते हैं, बंजर भूमि कहलाते हैं। दूसरा आता है आपका कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ऐसी भूमि जो कृषि योग्य तो है लेकिन किसी कारणवश जो है उसको यूज में नहीं लाया जा रहा है, कृषि के क्षेत्र में नहीं लाया जा रहा है। जैसे कि इसमें स्पेशली आता है आपका कि भाई ऐसे कृषि जिसमें ऐसे खेत जिसमें 5 वर्ष या उससे भी अधिक समय के लिए खेती ना की गई हो। ठीक है, इसे अयोग्य भूमि है, लेकिन ये योग्य बनाया जा सकता है, तकनीक की मदद से इसको योग्य बनाया जा सकता है, कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अगला आता है आपका शुद्ध बुआई क्षेत्र। शुद्ध बुआई क्षेत्र कृषि वर्ष में जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसे ही शुद्ध बुआई क्षेत्र कहते हैं। दूसरा आता है आपका सकल बोया गया क्षेत्र। कह रहे जोते बोए गए क्षेत्रों में जो शुद्ध बुआई क्षेत्र है, इसके अलावा जो वो क्षेत्र जिस पर जो है बार बार जिसका उपयोग किया जा रहा है, ये कौन सा आ जाता है, एकल बोया गया क्षेत्र आ जाता है। अगला देखते हैं 1990 के दशक के बाद, कह रहे कि 1990 के दशक के बाद जो कृषि जो हमने उदारीकरण की जो नीति अपनाई, ये जो उन्मुक्त बाजार की व्यवस्था अपनाई, इसने भारतीय कृषि को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो ये कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बन जाता है, और ये कई बार रिपीट भी हुआ है कि किस तरह से जो है उदारीकरण की नीति ने भारतीय बाजार को, भारतीय कृषि को प्रभावित किया है। तो सबसे पहले आता है कि भाई
ग्रामीण कृषि की जो अवसंरचना है उसके विकास में कमी आई है। जो ग्रामीण कृषि की जो व्यवस्थाएं बनती थी पहले, उसमें कमी आई है। दूसरा क्या करें, किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य, ठीक है, उसमें भी काफी गिरावट आई है। समर्थन मूल्य उतना अधिक प्राप्त नहीं होता। सरकार की नीतियों में इसकी समर्थन मूल्य जो आप एमएसपी कहते हैं वही है, ठीक है। सरकार की नीति जो है वो कृषि क्षेत्र को योगदान में रख के जो है नहीं बनाए जाते हैं। काफी कम ऐसे जो है योजनाएं बनाई जाती हैं जो कृषि क्षेत्र से संबंधित हो, ठीक है। इसके अलावा जीडीपी का बहुत कम हिस्सा जो है कृषि के ऊपर खर्च किया जाता है। इस सेक्टर में बहुत कम हिस्सा खर्च किया जाता है। इसके अलावा बीज, उर्वरक और कीटनाशक में मिलने वाली जो छूट होती है किसानों को जो मिलती है उसमें भी कमी आई है। इसके अलावा आता है कि ग्रामीण कृषि ऋण उपलब्धता जो है वो उसमें कमी आई है। जो किसानों को जो मिलने वाले ऋण उपलब्धता है उसमें भी काफी हद तक कमी आई है। इसके अलावा जो है अंतर प्रादेशिक या अंतर व्यक्तिक विषमता देखने को मिलता है, यानी कि किसी प्रदेश में तो ज्यादा फसल उगाई जाती है, ज्यादा कीमत जो है वो प्राप्त की जाती है कृषि से, किसी क्षेत्र में जो है ये चीज नहीं हो पाता। इसके अलावा अंतर व्यक्ति भी देखने को मिलता है कि कोई बड़ा किसान या छोटे किसान में भी विषमता देखने को मिलती है। इसके अलावा आता है भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बच्चों की। हरित क्रांति जो है आपको पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि 1960 के दशक में किस प्रकार जो है खाद्यान्न फसलों के बढ़ावा देने के लिए जो हरित क्रांति लाया गया था। इसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, जिसमें उन्नत बीज का प्रयोग किया गया था। इसके साथ रसायन का प्रयोग किया गया था, कृषि मशीनें, सिंचाई की सुविधाएं, उर्वरक, कीटनाशक, इन सब का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया गया था। जहां पे हम कृषि की समस्याओं से जूझ रहे थे, कृषि खाद्यान्न संकट से जूझ रहे थे, वहीं पे जब ये हरित क्रांति आया तो इसके सक्सेस के बाद हम जो है इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर कंट्री में चेंज हो गए थे। चलिए अगला आते हैं इसके कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कृषि विकास में महत्वपूर्ण कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई भारतीय सरकार के द्वारा। तो कह रहे कि देखो, भारत जो है वो जीविकापार्जन के लिए, परिवार के लिए जो है कृषि करता है और ये कई बार जो है सूखा, अकाल का सामना करना पड़ता है। कई बार खाद्य संकट जो है इसका भी सामना करना पड़ता था। अब कैसे नीतियां बनाई भारतीय सरकार ने जिससे जो है ये जो कृषि में सुधार कौन कौन से किए, कैसी व्यवस्थाएं बनाई, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि भाई फसलों के स्थान पर जो है सबसे पहले जो व्यापारिक फसलें हैं उनके स्थान पर हमने किसको बढ़ावा देना शुरू किया, जो खाद्य फसलें हैं उसको बढ़ावा देना शुरू किया। इसके अलावा हमने गहन कृषि को प्रोत्साहित किया कि गहन कृषि जो है की जाए। अयोग्य भूमि को तकनीक की मदद से हमने योग्य भूमि में परिवर्तित किया। जो अभी आपने बंजर भूमि वाला देखा था वैसे ही गहन क्षेत्र में जो है हमने इसका गहन क्षेत्र का विकास का कार्यक्रम चलाया। इसके अलावा हमने गहन कृषि क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम चलाया ताकि जो है क्षेत्र का भी विकास हो, कृषि का भी विकास हो। इसके साथ साथ जब गेहूं और चावल जैसे जो मुख्य फसलें हैं इनके लिए जो हमने HYV बीज का प्रयोग किया ताकि इसके पैदावार को अधिक बढ़ाएं। इसके हरित क्रांति जैसी व्यवस्थाएं जिससे सिंचाई मशीनें और रसायन जैसी तकनीक से जो है फसल को ज्यादा बढ़ावा मिला, कृषि को ज्यादा बढ़ावा मिला। किसान निधि जो है बनाया गया, सरकार द्वारा जो है किसान निधि बनाया गया ताकि किसानों को सहायता दी जाए। MSP को बढ़ाया गया ताकि जो है जो फसल की उचित कीमत मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है जहाँ पे मुख्य रूप से जो है आर्थिक क्रियाओं में सबसे ज्यादा जो है क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। अगर हम श्रम शक्ति की बात करें तो 80% जो श्रम शक्ति है वो किसमें लगी हुई है, कृषि में ही लगी हुई है। इसके अलावा हमारा GDP का जो 26% है वो किस क्षेत्र से आता है, यही प्राथमिक क्षेत्र से आता है, कृषि क्षेत्र से आता है। भारत जो है कृषि प्रधान जो है उद्योग जो है वो जो भारत में देखने को मिलता है आपका, जैसे कि वही कपड़ा उद्योग देखने को मिलता है या जो बाकी सारे ऐसे उद्योग जिसके कच्चा माल के लिए जो है कृषि उत्पाद की आवश्यकता होती है, ऐसे उद्योग भी इन्हीं के कारण देखने को मिलता है। पशुओं के चारे के लिए भी हम कृषि करते हैं, सिर्फ खाद्य उत्पादन के लिए नहीं बल्कि चारे के लिए, यहाँ तक कि बाजार उत्पादन के लिए भी हम कृषि करते हैं। इसके साथ साथ जो हम बात करें तो भारत में कृषि जो है ये अर्थव्यवस्था का ही साधन नहीं है बल्कि भारत में जीवन यापन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अगला चैप्टर है आपका जल संसाधन। जल संसाधन की बात करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की तो भारत में जल संसाधनों से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है आपको। क्या कह रहे हैं, भारत जो है नदियों, तालाबों, झीलों, पोखरों का देश है, लेकिन फिर भी कई बार जो है जल संसाधन हमारे संकट में आ जाते हैं कई सारी समस्याओं के कारण, जिसमें सबसे पहले है जल की उपलब्धता में कमी हुई है। कमी किन कारणों से हुई है बच्चों, तो देखो सबसे पहले जो है जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत तेजी से हो रही है। जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है जिस कारण जो है जल की उपलब्धता में कमी आ रही है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि होने में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान जो है नगरीय जनसंख्या का भी है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे जनसंख्या के साथ साथ सिंचाई जो है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है और ये सिंचाई के कारण भी जो है जल की उपलब्धता में कमी आ रही है। खासकर किन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता में कमी देखने को मिलता है, नगरों में जल आपूर्ति काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है, वहां पे सप्लाई पहुंच नहीं पाता है, तो जल की उपलब्धता में जो है बड़ी कमी आई है। ये क्या है, मेन समस्या है। दूसरा, इस जल के गुणों में ह्रास हुआ है। गुणों में ह्रास का क्या मतलब है,
कि जो जल जो है प्योरिटी जो है उसकी बहुत कम हुई है, यानी कि प्योरिटी उतना साफ नहीं हो पा रहा है ये जल। ठीक है, किस कारण से? तो आप देखते हो कि औद्योगिक कूड़ा कचरा उसमें जा रहा है, आप जो पानी जो है फिल्टर ना किए हुए वैसे ही पहुंच जा रहा है, गंदगी पहुंच रही है उसमें, और ये कई बार कहाँ तक पहुंच जाता है, भौम जल तक पहुंच जाता है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा जल प्रबंध की अगर बात करें तो जल प्रबंध इसमें हो गया। वैसे जल प्रबंध की बात करें तो जल प्रबंध में आपके जो है ऐसी चीजें आती हैं जिसमें जो है प्रमुख नदियां हो गई या बाकी सारे जो प्रभावशाली चीजें हो गई, सरकारी नीतियां हो गई, जैसे कि नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट हो गए, आप देखते हैं तो उसको बेहतर तरीके से जो है लागू नहीं किया जा रहा है। जल प्रबंध में हम काफी ज्यादा जो है पीछे रह रहे हैं। कई सारी नीतियां हैं जिसको लागू करके हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नीतियां सही जगह से लागू नहीं है। इसके अलावा जागरूकता की भी कमी है और जानकारी की भी अभाव है। जागरूकता की कमी कैसे है? तो हम देखते हैं कि कई सारे तरीके हैं जो हम जिससे जल को बचा सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि ऐड वगैरह दिखाए जाते हैं उसमें जल बचाने के, जिसमें जो है नल को बंद करके रखना होता है, बाकी सारी चीजें जो है कि भाई ज्यादा वेस्ट नहीं करना होता है पानी को, पेयजल को तो खासकर वेस्ट नहीं करना होता है। तो ऐसे में जागरूकता की कमी है, लोगों को जानकारी का अभाव है, और लोग क्या करते हैं इस अनजान में भी जो है जल की जो है बहुत ज्यादा क्षति करते हैं। तो ये कुछ चार पॉइंट है इसके जो मेन क्वेश्चंस में बनता है कि भाई इनसे बड़ी जुड़ी समस्याएं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल संसाधनों में कमी का वर्णन करते हैं कि भाई इनके जो है वैधानिक उपाय क्या है और इनमें कमी का कारण क्या है। तो सबसे पहला आता है अत्यधिक उपयोग। लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन है, इसमें भी अत्यधिक प्रयोग में क्या आ जाएगा? सिंचाई आ जाएगा। इसके अलावा जो है नगरों में प्रयोग हो जाएगा, या फिर स्टेडियम वगैरह में देखते हो कि आप जल का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा जो है भौम जल का ना बन पाना हो गया। भौम जल जो है किस वजह से नहीं बन पाते? तो भौम जल जो है कंक्रीट की वजह से, स्पेशली जो नगर क्षेत्र है उसमें कंक्रीट जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है आपको, इसकी वजह से जो है भौम जल का बनना जो है बहुत मुश्किल हो गया। ग्राउंड वाटर जो है तभी बनेगा जब पानी पहुंचेगा ग्राउंड तक, यहाँ पे पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है ग्राउंड तक। इसके अलावा वर्षा जल संग्रहण नहीं कर पाते हम। जैसे कई सारे क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, लेकिन कई क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा जल संग्रहण के लिए कोई भी उपाय नहीं है, ये इसको जो है यूज नहीं कर पाते। इसके अलावा जलवायु की दशाओं में परिवर्तन आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से जो है नदियां तालाब जो है वो सूख रहे हैं, भौम जल नहीं मिल पा रहा है, नदियां तालाब सूख जा रही हैं। कई क्षेत्र जो है ऐसे पड़ रहे हैं जहाँ पे सूखे की वजह से पानी की बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा जो कृषि कार्य है इसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई के लिए और अन्य काम के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसकी वजह से भी जो है इसमें कमी आई है, इसकी वजह से भी जो है ये देखा जा सकता है। अब इसके उपाय क्या है? तो उपाय जो है गवर्नमेंट ने पहले से ही कुछ सुझाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है जल अधिनियम 1974। लगभग तीनों एक ही तरह की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, जल संसाधन का उपयोग की बात करता है, प्रदूषण से बचाने की बात करता है। लगभग तीनों में सेम ही चीज है। कौन कौन सी चीज है ये? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और जल उपकर अधिनियम 1977, ये तीनों ही लगभग इसी के उपाय की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रबंध तथा वर्षा जल संग्रहण। जल संभर होना चाहिए यहाँ पे, जल संभर प्रबंध। ठीक है, जल संभर प्रबंध और वर्षा जल जो है संसाधन की अगर हम बात करें तो इसके दो है आपका। जल संभर प्रबंध की बात करते हैं, इसमें बहते हुए जल को रोकने का प्रावधान है, जिसमें भौम जल का संचलन जो है वैसा का वैसा ही किया जाए, और प्लस में जो है पुनर्भरण किया जाए, तालाबों में पोखरों में पुनर्भरण किया जाए। प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का जो है इससे क्या हो सकता है? पुनर्उत्थान हो सकता है, दोबारा से जो उसका प्रयोग जो है लाया जा सकता है, उसकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राकृतिक, ये हो गया आपका प्राकृतिक साधनों और मानवीय संसाधनों का जो है संरक्षण होता है इससे। इसके अलावा अगर हम आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्र में देखें तो ये आपको नीरू मीरू जैसे जो है व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, अलवर में पानी संसद देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है तालाब में ताल में राजस्थान में जो है ऐसी ये जल संभर के तहत जो है क्या किया जाता है? पुनर्भराव किया जाता है, उसका बहते हुए जल का जो है संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा आता है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण में क्या देखते हैं कि परंपरागत वर्षा जल जो है उसका संग्रहण स्पेशली झीलों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, तालों के माध्यम से किया जाता है। राजस्थान में देखें तो कुंड और टांका जैसी व्यवस्थाएं हैं जो आज भी चलती हैं वहां पे। इसके अलावा जो है भौम जल जो है उससे वो इसके कारण जो है भौम जल में की गुणवत्ता में सुधार होता है, फ्लोराइड जैसी, नाइट्रेट जैसे जो वो है अपशिष्ट हैं वो कम मिलते हैं, इससे भौम जल साफ होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। ये बच्चों ये इसका दूसरा पार्ट है, वैसे इसी में इसको मर्ज कर दिया। चलिए देखिए, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन ये चैप्टर है आपका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है तांबा और मैग्नीशियम जो है उसके लाभ बताइए। वैसे ज्यादा नहीं है, दो लाभ बताने।
देखते हैं कि भाई तांबा जो है क्या है। तांबा जो है एक विद्युत उद्योग के धातु है, जिसमें आपका मोटर्स हो गया, तार वगैरह जो हो गए, मोस्ट ऑफ जो है किसके बनते हैं, विद्युत उद्योग के जितने भी ज्यादातर जो मटेरियल्स बनते हैं उसमें किसका यूज होता है, तांबे का यूज होता है। दूसरा ये मिश्रित धातु है और तन्य भी है। मिश्रित धातु है, इसमें दूसरे धातु को आप मिक्स कर सकते हैं, एक नया धातु बना सकते हैं, जैसे कांसा बना सकते हैं। और ये तन्य है, यानी कि आसानी से मुड़ सकता है, टूट सकता है। ठीक है, इसमें रांगा मिला दो, टिन मिला दो तो कांसा बन जाएगा, और नहीं तो इसको कभी कभार जो है मजबूती प्रदान करने के लिए सोना भी मिला दिया जाता है। चलिए, ये जो आपके तांबा है इसके जो स्रोत कहाँ पे है, तो सिंह भूमि जो आपका झारखंड है वहां पे, बालघाट जो एमपी में है, और झुंझुनू खेतरी राजस्थान में है, यहाँ पे जो है इसके तांबा के खदान है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो है एक प्रगलन धातु है, जिसको लो है इसको पिघलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ये भी मिश्रित धातु है, कई बार जो है मिश्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और विनिर्माण सेक्टर में सबसे ज्यादा इसकी डिमांड होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये इसका जो क्षेत्र है वो आपका उड़ीसा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, जहां पे मैग्नीज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत जो सदियों से हम प्रयोग करते आए हैं जिस स्रोतों का, वो स्रोत परंपरागत। गैर परंपरागत जो कि जो है नए स्रोत हैं जो इस्तेमाल में अब लाए जा रहे हैं, ये नई टेक्नोलॉजी की वजह से। परंपरागत स्रोत में क्या आता है, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आती है, नाभिकीय ऊर्जा आता है। इन सबका जो वितरण है वो असमान है, किसी क्षेत्र में ज्यादा है, किसी क्षेत्र में कम है, और जो है ये परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। लेकिन जिससे जो है पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ये प्रदूषण जो है उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। अगर गैर परंपरागत की बात करें तो गैर परंपरागत स्रोत जो है आपके, ये जो है ये ऐसे स्रोत हैं जो नवीकरणीय होते हैं, जो बार बार जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, या भूतापीय ऊर्जा हो गया। इसका वितरण लगभग पूरी धरती पर लगभग एक समान है। ठीक है, और इसमें स्वच्छ ईंधन जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि इससे जो है प्रदूषण वगैरह बहुत कम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय खनिज पेटी। दो क्वेश्चन आते हैं इसमें से भी, इसको भी मैंने अलग से लिख रखा है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश की खनिज पेटी हो गया, और दक्षिण पश्चिम पठार की जो है खनिज पेटी हो गई। उत्तर पश्चिम की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, जो अरावली जो है इसके रेंज में आता है, और धारवाड़ क्रम शैली में जो पाए जाते हैं। इसमें बलुआ पत्थर हो गए, ग्रेनाइट हो गए, संगमरमर जैसे जो है जो ये प्रयोग में लाए जाते हैं, पेट्रोल प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा डोलोमाइट, चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग भी इसी पर आधारित है, इसके कच्चा माल यहीं से प्राप्त होते हैं। दक्षिण पश्चिम पठार की बात करें तो कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु के कुछ उच्च भूमि में, और केरल वाले में जो है आपको ये देखने को मिलता है। इसमें लोहा धातु जो है, बॉक्साइड जो है मेन चीज है जो यहाँ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा लोह, मैग्नीज, और कुछ क्षेत्र में चूना पत्थर भी प्राप्त होते हैं। कोयला जो है निक्षेप का अभाव है, एक क्षेत्र को अगर छोड़ दे तो ज्यादातर क्षेत्रों में जो है कोयले का अभाव है, इसकी वजह से यहाँ का जो लोहा है उतना ज्यादा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में खनिज संसाधनों का जो है संरक्षण क्यों जरूरी है। देखो, भारत में क्या किसी भी क्षेत्र में खनिज संसाधनों का जो वितरण है वो असमान है, और प्लस में जो है ये काफी सीमित मात्रा में है। सीमित होने का मतलब क्या है कि ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है। अगर हम इसको यूज करते रहेंगे तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये नवीकरणीय नहीं है, यानी कि इसका आप बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। नवीकरणीय नहीं है, यानी कि दोबारा ये रीजनरेट नहीं हो सकते। रीजनरेट होने में से कई साल लग जाएंगे, है ना, तो ये दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकते जल्दी। इसलिए क्या करना चाहिए, सतत पोषणीय विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो है इसका संरक्षण जो है काफी ज्यादा जरूरी है। संरक्षण के उपाय क्या है, सबसे पहला है कि वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल करना। जैसे कि भाई आप यहाँ देख सकते हो कि परंपरागत ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, गैर परंपरागत ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ईंधन की भी बचत होगी, और सॉरी स्वच्छ ईंधन बनेगा, पर्यावरण पे भी नुकसान कम पहुंचेगा, और जो सीमित संसाधन है वो भी सतत जो है भावी पीढ़ी के लिए बचा रहेगा। दूसरा, पुनर्चक्रण करना, जैसे कि डस्ट पार्टिकल होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसका बार बार रीयूज करना। ठीक है, रीयूज करना। ठीक है, इसके अलावा जैसे पेट्रोलियम के जो बहुत सारे प्रोडक्ट बना लेते हैं उसकी बात करते हैं। निर्यात पर रोक लगा जाए, जिसमें जो धातु अल्प है, यानी कि जिसकी संख्या कम है, जिसकी मात्रा कम है, उसके निर्यात पर रोक लगा दिया जाए, उसका निर्यात ना किया जाए। इसके साथ साथ जो है नियोजन की जरूरत होती है, नियोजन होती है, और न्यायोचित बंटवारा होता है, जिसके आधार पर जो है इसका संरक्षण किया जा सकता है। भारत में जो खनिज संसाधन है इसका संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका नाभिकीय ऊर्जा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय ऊर्जा में स्पेशली यूरेनियम और थोरियम जो है इसकी बात करते हैं हम। यूरेनियम आपको राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल जैसे प्रदेशों में देखने को मिलेगा। थोरियम जो है आपको केरल में, और इसका जो दो पार्ट है, मोनाजाइन और इल्मेनाइट जो है ये देखने को मिलेगा आपको। इसके लिए जो है इसको यूज करने के लिए 1948 में परमाणु ऊर्जा संसाधन ऊर्जा आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, और इसके तहत कुछ परियोजनाएं जो है कार्य चल रही हैं अभी भी, जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र में, रावत भाटा राजस्थान में, आपका कलपक्कम जो है तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में, और कैगा जो है कर्नाटक में, और टाकरा पाड़ा जो है ये आपका गुजरात में। ये कुछ परियोजनाएं हैं जो नाभिकीय ऊर्जा की चल रही है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका सतत पोषणीय विकास। ये आपका जो है कि भारत में सतत पोषणीय विकास का कैसे कार्यक्रम है। इसमें सबसे
इंपॉर्टेंट दो ही क्वेश्चन है, एक तो जो इंदिरा गांधी नहर है और एक भरमौर क्षेत्र है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इस चैप्टर से। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर की अगर बात की जाए तो ये पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, और स्पेशली जो है पश्चिम राजस्थान में जो है इसका जो है सिंचाई के लिए और बाकी सारी समस्याओं को, पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए इसका परियोजना का शुरुआत किया गया था 1948 में। जो है कुबेर सेन जो है इसके परियोजना के जो है जनक माने जाते हैं, और मार्च 1958 में जो है इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और इसका जो पानी है वो कहाँ से आता है, तो हरीके बैराज से इसका पानी आता है। लंबाई कितनी है, टोटल 9060 किलोमीटर की लंबाई है, और इसका जो सिंचाई क्षेत्र है वो 19.63 लाख जो है हेक्टेयर जो है इसका सिंचाई क्षेत्र है। अगर हम बात करें इसके दो चरण में इसका विस्तार हुआ, पहला चरण जो है हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर 1960 तक जो है इसका विस्तार हो गया था। 1960 के बाद इसका द्वितीय चरण नजर आता है आपको, वो है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर के आसपास। ठीक है, अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो इसके कुछ पॉइंट्स है पॉजिटिव है, जो ज्यादातर जो है कि भाई इसका सकारात्मक ही पॉइंट है कि इससे जो है जो इस क्षेत्र में हरियाली जो है वो देखने को मिलती है, कृषि करना आसान हो गया था, चारागाह क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है, हरे बड़े पेड़ पौधे, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। सिंचाई से यहाँ पे मूंगफली जैसी और भी कई सारी फसलें जो है उगाना आसान हो गया, और इसके कारण जल की उपलब्धता जो है इस क्षेत्र में भी होने लगी। नकारात्मक ये हुआ कि जल भराव की समस्या जो कि इस क्षेत्र में नहीं देखने को मिलती थी वो देखने को मिली। इसके अलावा मृदा की लवणता जो है उसमें जो है वृद्धि देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कुछ और भी है, जैसे कि सतत पोषण विकास के लिए इसको जो है एक चुनौती समझा जाता है, कई सारे पर्यावरण जो है इसके भी अगेंस्ट में है। ठीक है, अगला आता है आपका भरमौर क्षेत्र का विकास। अगर हम बात करें तो भरमौर क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला जो है इसमें है, और जो है उस क्षेत्र के समांतर विकास के उद्देश्य से इसका परियोजना का शुरुआत किया गया था। इसका आधारभूत संरचना क्या है, स्पेशली जैसे विद्यालय हो गए, ठीक है, शिक्षा हो गया, सड़कें हो गई, विद्यालय अस्पताल हो गया, ठीक है, विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गए, तो इन सब की जो शुरुआत इसमें की गई थी। स्पेशली जल, सड़कें, जो स्वच्छ जल हो गया, सड़कें हो गई, बिजली हो गई, ये सारी परियोजनाएं, ये सारी बेहतरी के लिए भरमौर क्षेत्र का विकास हुआ। इससे क्या हुआ कि भाई कृषि जो है पर्यावरण तरीके से जो है आधुनिक तरीके से पर्यावरण तरीके से जो है करना शुरू किया, जिससे उत्पादकता आप देखोगे बढ़ेगा। पशुपालन जो है उसको भी वैज्ञानिक तकनीक से जो है उसको प्रोत्साहित किया गया। प्रभाव क्या निकला, या आप कह लो कि भाई प्रभाव क्या हुआ इसका, तो इससे जो है साक्षरता दर में जो हम क्या देखते हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिलती है। स्पेशली स्त्री साक्षरता दर जो है उसमें बढ़ावा मिलता है, स्त्री साक्षरता दर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उत्पादकता में वृद्धि होती है, कई प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कुरीतियों से लोगों ने मुक्ति प्राप्त की, जैसे बाल विवाह जैसी कुरीतियां जो है उससे मुक्ति प्राप्त की। लिंग अनुपात में सुधार देखने को मिलता है, जो महिला लिंग अनुपात है उसमें जो है पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है आपको, और जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलता है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो चैप्टर है आपका, अगले दो चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर को मैंने अपने प्रीवियस वाले बुक में भी यही सेम चैप्टर करवाए हैं। उनके क्वेश्चंस भी सेम है, जैसे पाइपलाइन वाले क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन भी सेम है। तो आप कीजिएगा कि वो जो दो चैप्टर है वो स्किप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप पिछली वाली वीडियो को देखिएगा, मानव भूगोल वाली वीडियो को, उसमें ये दो चैप्टर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर बचता है, उसको एक बार देख लेते हैं। आ जाओ फोन लगे ऐसे जी बच्चों। तो ये जो 9वां चैप्टर है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट को चैप्टर है आपका। क्यों? क्योंकि इसमें आपके 5 नंबर के फ्री रखे हुए हैं, फ्री 5 नंबर रखा हुआ है। कैसे? तो ये जो 5 नंबर, इस चैप्टर से जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, वो एकदम फ्री है आपके लिए। क्यों? क्योंकि बना के लिखना होता है क्वेश्चन, और बना के लिखना सबसे आसान है। इसमें जो कुछ क्वेश्चन है वो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, और ये बना के करने वाला है। इस चैप्टर से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि सबसे आसान और सबसे इजी पॉइंट है इसके। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका कि भारत में भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया जो है उसका विश्लेषण कीजिए। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है आपका अति सिंचाई। अति सिंचाई का क्या मतलब होता है बच्चों? अति सिंचाई का मतलब है कि भाई जो पानी जब ज्यादा खेतों में डालते हैं तो इससे मृदा को नुकसान होता है। कैसे? तो उसमें जो है मृदा में जो है लवणता बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है उसमें कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, इससे जो है मृदा का जो गुण जो है वो नष्ट हो जाता है। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो भी क्या किया जाता है? औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो इसके जो है सिंचाई के गुणों को नष्ट कर देते हैं, प्लस में मिट्टी को भी दूषित करते हैं, जल को भी दूषित करते हैं। नगरीय अपशिष्ट ये भी क्या करता है? नगरीय अपशिष्ट जो है, कूड़ा करकट जो है, ये भूमि के निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। आसपास के क्षेत्र की मृदा को क्या करते हैं? ये दूषित कर देते हैं। अम्ल वर्षा, ये एक आप कह सकते हो कि भाई पर्यावरणीय कारक है, और ये भी अम्ल वर्षा जो है, बढ़ती हुई अम्ल वर्षा जो है, इसका भी मेन कारण प्रदूषण ही है। और इस अम्लीय वर्षा से जो है क्या होता है कि भाई जो मृदा प्रदूषण जो है वो फैलता है, मृदा में जो है
जो कमी आती है। नेक्स्ट आता है फिर खनन गतिविधियां। खनन गतिविधियां खासकर खुले में जब किया जाता है, सीमेंट जैसे उद्योग जब खुले में होते हैं तो ये क्या करते हैं, आपका इसका जो डस्ट पार्टिकल्स है वो किसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो जमीन पर जब वो जम जाते हैं तो ये उनको जो उनका जो उपजाऊपन है या उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको चेंज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि मलिन बस्तियां जो है इनकी समस्याएं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई जो मलिन बस्तियां हैं, जिसको झुग्गी झोपड़ी या पिछड़ा इलाका कहते हैं, ग्रामीण इलाका, ऐसे जो है क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ पे जो है काफी ज्यादा जो है ऐसे मकान होते हैं जो कच्चे मकान होते हैं, जिनमें जीना बहुत मुश्किल होता है या चीजें बहुत दिक्कतें होती हैं। रेलवे लाइन के विस्तार में या पार्क के आसपास या खाली पड़े सरकारी भूमि पर जो है ये कब्जा कर लेते हैं और अनऑथराइज जो है कॉलोनियां बना लिया जाता है। यहाँ पे खुली हवा, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी व्यवस्थाएं जो है, जो बिल्कुल बेसिक सुविधाएं हैं, वो भी नहीं होता है, उनका भी अभाव होता है। कम वेतन में काम करने वाले मजदूर, जो रिक्शा ठेला चलाने वाले जो लोग हैं, वो मोस्ट ऑफ जो है इन्हीं जगह पे रहते हैं। जो उच्च शिक्षा या अधिक खर्च वहन नहीं कर सकते, वो लोग यहाँ रहते हैं। कुपोषण, बीमारियां, महामारी जैसी समस्या या इन्फेक्शन जैसी समस्या का यहाँ पे फैलना सबसे ज्यादा आसान होता है। गरीब कारण जो है यहाँ पे नशा और अपराध जैसी समस्याएं भी बार बार देखने को मिलती है। चिकित्सा सुविधाओं का ये अभाव होता है और यहाँ पे जो है चिकित्सा सुविधाओं के कारण जो है कई सारे लोग जो है मारे जाते हैं। ठीक है, ये भी बड़ी समस्या है। अगला आता है बच्चों इसी चैप्टर से कि भू निम्नीकरण को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। यहाँ आपने निम्नीकरण के कारण देखे थे, अब यहाँ पे आप रोकने के उपाय देखेंगे। भू निम्नीकरण को रोकने के उपाय क्या है, तो सबसे पहले जो नगरीय और औद्योगिक जल का जो गंदा पानी होता है उसका क्या किया जाएगा कि भाई उसको फिल्टर करके यानी कि उसको साफ करके छोड़ा जाए। जो नालियां जो है या नालियां जो है या जो पानी जाता है उसको पहले थोड़ा सा ट्रीट किया जाए, उसके बाद ही छोड़ा जाए। सड़ी गली सब्जियां जो होती है, मलमूत्र होते हैं, इन सबको जो है क्या खाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। कूड़ा कचरा का जो निश्चित रूप में जो है डाला जाए ताकि उसका जो है यथासंभव क्या किया जा सके, निपटारा किया जा सके। वृक्षारोपण किया जाए। नियंत्रित रूप से चारागाह जो है उसको चारागाह को नियंत्रित किया जा सके, अति सिंचाई से बचा जा सके। इसके अलावा जो है संसाधनों का संरक्षण किया जा सके, लोग स्थानीय तौर पर संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। और भी भू निम्नीकरण के बहुत सारे उपाय हो सकता है, जैसे कि पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। इसके अलावा श्रृंखला बनाई जाए, चारागाह भूमि जो है उन सबका संरक्षण किया जाए, ये सारे कुछ हो सकते हैं। तो लगभग मोस्ट ऑफ जो है आपके लगभग मोस्ट ऑफ जो है सारे हो गए। दो चैप्टर जो मैंने आपके छोड़े हैं, वो दो चैप्टर जो है आपके उस प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर करवाए, तो उसको देख लीजिएगा। ये पूरा वन शॉट है जिसमें आपको पूरे के पूरे बुक का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन करवा दिया। ऐसे ही मैं आपके हिस्ट्री के लिए लेके भी आऊंगा, पॉलिटिकल के लिए लेके आऊंगा। वेट कीजिए नेक्स्ट टाइम के।